हेलो बच्चों, कैसे हो सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ रिफ्रैक्शन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। इससे पहले सारे वीडियोस में हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसका कॉज क्या होता है, ओके। और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डेंसर रेयर मीडियम क्या है, ओके, उनके बारे में पढ़ा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसमें हमें रिफ्रैक्शन शो करना है। ये सीबीएसई क्लास 10 के सिलेबस में है, तो वो हमें करना है। उससे पहले मैं दो केसेस कंसीडर करना चाहूंगा। वो दो केसेस कौन से हैं? वी नो दैट कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, मतलब वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। बट देयर आर सम केसेस व्हेन द लाइट रे इज नॉट रिफ्रैक्टेड, लाइट रे बेंड नहीं होती। ऐसा कब होगा? जब लाइट रे किसी इंटरफेस के ऊपर ऐसे नॉर्मली फॉल करेगी, परपेंडिकुलर फॉल करेगी। ये इंसिडेंट रे है, मान लो ये सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है, ये वाटर का सरफेस है। नीचे क्या है? वाटर है। ऊपर क्या है? एयर है। तो एयर से ऐसे लाइट रे आ रही है, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे आ रही है, ऐसे आ सकती है ना, ऐसे आ रही है, इंटरफेस के ऊपर गिरी, अब क्रॉस कर जाएगी। मान लो अब ये क्रॉस कर गई, ऐसे नीचे गई, तो ये बिल्कुल सीधी ही जाएगी, ऐसे ही सीधी जाएगी, बेंड नहीं होगी। जब ऐसे नॉर्मल कोई लाइट रे फॉल करती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, नॉर्मल ही निकल जाती है, बिल्कुल सीधी निकल जाती है, उसमें कोई बेंडिंग कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। आओ इसको देखते हैं ऐसा क्यों होता है। इसे हम स्नेल्स लॉ की हेल्प से प्रूव करके दिखाते हैं। सी, ये हमारा कोई इंटरफेस हुआ, ऐसे नॉर्मली ये इंसिडेंट रे हुई, इंसिडेंट रे ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, ओके। अब देखो यहां पर हम नॉर्मल कहां बनाएंगे? इस पॉइंट पर ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो इसी पॉइंट पर हम नॉर्मल बनाएंगे। और नॉर्मल कैसा बनता है? बिल्कुल सीधा 90 डिग्री। दैट मींस कि इंसिडेंट रे के ऊपर ही नॉर्मल बनेगा। इंसिडेंट रे भी तो परपेंडिकुलर ही है, तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है, तो इसी के ऊपर बनेगा। बन गया। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? 0 हुआ। ये रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं ना। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, तो जो I होगा दैट विल बी 0 डिग्री। लेकिन यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते थे, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। तो क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं, हम यहां पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। हमने यहां पर स्नेल्स लॉ लगाया। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। कोई नंबर होगा। अब कांस्टेंट क्या होता है? कोई नंबर है, नंबर मतलब रेशो, रेशो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। याद करो, याद आया? n2 अपॉन n1, ओके। अब देखो यहां पर हमें पता है कि sin I कितना है? 0 डिग्री, वो पता चल गया हमें। तो यहां पर I की जगह हम लिख देते हैं 0,
तो I की जगह हमने लिख दिया 0 और नीचे साइन R ऐसे ही रहने दिया और ये n2 अपॉन n1 ऐसे ही रहने दिया। बोलो समझ में आया? ठीक है बच्चों। चलो अब यहां पर साइन जीरो जो होता है उसकी वैल्यू 0 ही होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। ओके, अब देखो यहां पर पहले अभी हम वैल्यू 0 नहीं रखते, यहां पर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन आर को एक तरफ बाकी सारे चीजें दूसरी तरफ। देखो ध्यान से, यहां हमने क्या किया, साइन आर ऊपर जाएगा, साइन आर ऊपर जाएगा, n1 यहां पर आएगा। तो हमने क्या किया, n1 इंटू साइन 0, अब इसकी वैल्यू 0 नहीं रख रहे हैं, बाद में रख देंगे। n1 इंटू साइन 0 एज इट इज रखा, इज इक्वल टू साइन आर इंटू n2 इंटू साइन आर। अब ये n1 जो है वो नीचे ले जाओ, फिर से नीचे ले जाओ, ठीक है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ये n1 फिर से नीचे ले जाओ, तो साइन 0 ऐसे ही रखा, इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इंटू साइन आर। अब इसकी वैल्यू हमने 0 रख दी। साइन 0 इज व्हाट, साइन 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, n2 अपॉन n1 ये हो जाएगा साइन आर। बोलो यहां तक समझ में आ गया होगा? ओके, ये समझ में आ गया। अब ये जो n2 अपॉन n1 है, n2 अपॉन n1 है, इसको एज इट इज ऊपर ले जाते हैं। n1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, ठीक है, 0 आएगा, फिर n2 नीचे डिवाइड में जाएगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन r है यहां पर हमने क्या किया, n1 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी तो 0 होगा, फिर n2 नीचे डिवाइड में आएगा, इधर क्या बचा, साइन r बचा, तो 0 अपॉन n2 0, दैट मींस साइन r इज इक्वल टू 0, साइन r इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि साइन r की वैल्यू 0 है। ऐसा कब हो सकता है, जब इस एंगल की वैल्यू 0 हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर एंगल 0 हुआ तभी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। या मैं से बोले कि किस एंगल पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, 0 एंगल पर। बात समझ में आ रही है? अगर एंगल 0 होगा तब साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल है, अगर थीटा 0 होगा, ठीक है, तब साइन थीटा की वैल्यू 0 मानी जाएगी, मींस साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर साइन r की वैल्यू पूरी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि r की वैल्यू 0 होगी तभी तो पूरे साइन r की वैल्यू 0 बनी। यहां पर r की वैल्यू 0 होगी और हम जानते हैं साइन 0 0 ही होता है, ठीक है, तो साइन r की वैल्यू अगर 0 है, दैट मींस r की वैल्यू 0 ही होनी है। तो यहां पर क्या प्रूव हो गया कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी 0 है। क्या प्रूव हुआ कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज आल्सो 0। तो प्रूव हो गया ना। अब अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 है, हमने जो नॉर्मल बनाया था, नॉर्मल को नीचे ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, और हमें यहां पर पता चल गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0। दैट मींस कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किस तरह से जाएगी, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल 0 है, वो 0 एंगल किसके साथ बन रहा है, नॉर्मल के साथ। इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के ऊपर ही होकर जाएगी। ऐसे ये नॉर्मल बनाया तो रिफ्रैक्टेड रे इसी के ऊपर होते हुए जाएगी, तभी तो एंगल 0 बनेगा ना। तो दैट मींस अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे गई, रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के अलोंग चली गई, नॉर्मल के ऊपर से होते हुए चली गई। इंसिडेंट रे भी नॉर्मल के ऊपर आ रही है,
रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के ऊपर ही जा रही है, दैट मीन्स कि ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई, सीधी निकल गई। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गई बात? चलो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा केस है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होंगे तब भी जो इंसिडेंट रे है वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, देखो उसका क्या मतलब है। ये हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा? कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या होगी? अगर सेकेंड कंडीशन विल बी, अगर इन दोनों मीडियम, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया, इन दोनों मीडिया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अच्छा इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो इंडिसेस होता है, इंडेक्सेस नहीं होता, इंडिसेस होता है। तो हम कैसे लिखते हैं उसको? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, CES। तो CES इंडिसेस बन गया। तो इंडिसेस इज द प्लूरल वर्ड ऑफ इंडेक्स। अगर सिंगल मीडियम है तो उसको बोल देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर दो मीडियम की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऐसे बोलते हैं। तो यहां पर अगर दो मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सेम होते हैं तब भी लाइट रे बिल्कुल सीधी पास हो जाती है। आओ देखते हैं, यहां पर भी स्लैश लो लगाएंगे। स्लैश लो लगाया, चलो हमने। अब यहां पर 90 डिग्री फॉल नहीं कर रही है, दूसरा केस ले लेते हैं। अब यहां पर क्या केस है? यहां पर केस है कि दोनों मीडिया का जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है वो सेम है। लाइट रे 90 डिग्री का तो पहला केस हम कंसीडर कर चुके हैं, तो 90 डिग्री तो नहीं लेंगे, उसके अलावा कोई भी एंगल से लाइट रे फॉल कर रही है, मान लेते हैं ऐसे फॉल कर रही है, ये हमने नॉर्मल बनाया। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे, अब हम देखेंगे कि ये यहां से कैसे स्ट्रेट जाती है। सी, ये क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मीडियम 1, मीडियम 2। मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं वो N1 मान लेते हैं, और मीडियम 2 का N2 मान लेते हैं। बात समझ में आई? चलो यहां पर जो दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान रहे हैं वो यहां पर तो हमने N1 N2 माना है, बट एक्चुअल में ये दोनों इक्वल हैं। अब उस इक्वल को हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। हमने लगाया, क्या लगाया? स्नेल्स लॉ लगाया। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, sin I upon sin R should be equal to N2 upon N1. We know that N2 and N1 are equal. तो N2 की जगह हमने N लिख दिया, N1 की जगह भी N लिख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू कॉमन आएगी, इक्वल वैल्यू आएगी, कुछ भी वैल्यू रख देते हैं। तो N2 की जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू N1 की होगी। अगर इसका 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसका भी 2 माना जाएगा। तो वो हमने क्या रख दिया? इसका n मान लिया तो इसको भी n मान लिया। अब n से n कट गया, आया 1। दैट मींस sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? sin I इज इक्वल टू sin R। sin I इज इक्वल टू sin R। ये कब हो सकता है भाई? ये कब हो सकता है? I की वैल्यू अगर 30 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा? वो 1/2 आएगा। इधर 1/2 लाने के लिए हमें R की वैल्यू भी 30 डिग्री ही रखनी पड़ेगी, तभी तो इक्वल बनेंगे ना दोनों। अगर इधर हम 45 लिख देते हैं sin 45, तो यहां पर भी हमें 45 ही लिखना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा।
साइन 45 होता है 1/√2। तो यहां 1/√2 लाने के लिए हमें r की वैल्यू 1/√2 ही r की वैल्यू 45 ही रखनी पड़ेगी, तभी तो साइन 45 बनेगा और तभी तो 1/√2 बनेगा। दैट मींस कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा इन दिस केस। एक बात मैंने बोली थी कि रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होते, वो बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वो मैंने किस केस में बोला था, जब दोनों मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। यहां पर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम है, तो यहां पर क्या प्रूव कर दिया हमने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट मींस कि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाएगी ताकि ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना ले। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होकर जाएगी तो तभी तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा ना। पढ़ा ना वो क्या वो बोलते हैं उसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो लाइंस ऐसे जा रही हैं तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। वो कब वर्टिकली अपोजिट एंगल कब होता है, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर भी ये तो स्ट्रेट लाइन है ही नॉर्मल, तो इसको भी स्ट्रेट होना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये दोनों एंगल इक्वल बनेंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हमने प्रूव किया पहले। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दैट मींस ये जो लाइन जाएगी आगे बिल्कुल सीधी जाएगी, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। सो दिस इज द केस। बात समझ में आ रही है? ओके बच्चों, एक चीज मैं मिस कर गया, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो समझ लो, 1 मिनट का काम है बस। देखो क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में लिख दिया हमने। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो रेशो ही माना जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट की रेशो। तो इसमें जैसे हमने इससे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो उसमें दो मीडिया होते थे, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता था। इसमें एक मीडियम एयर होगा और कोई दूसरा मीडियम कुछ दूसरा मीडियम होगा। ये इसमें एसेंशियल कंडीशन है। इसमें एक मीडियम एयर का होना जरूरी है और जो सेकंड मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है, वाटर, ग्लास, डायमंड, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होता है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर मतलब वैक्यूम भी लिख सकते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम अदर देन एयर, मतलब एयर से अलावा जो कोई दूसरा मीडियम है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको हम शो करते हैं n से। ये सिर्फ n लिखा जाएगा। इससे पहले जो हमने लिखा था n1 2 n21, वो था मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2, इस तरह से होता था ना। तो यहां पर हम अगर सिर्फ n लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख रहे हैं। ठीक है, और एक मीडियम उसमें एयर है और दूसरा मीडियम कोई ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसका सिंबल होता है c, स्मॉल c। स्मॉल c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन वैक्यूम, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उसे हमने v मान लिया। ठीक है, उसे हमने v मान लिया। तो दिस विल बी n इज इक्वल टू c अपॉन v। ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में? चलो बच्चों आगे बढ़े। अब हम करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर
ग्लास स्लैब। ये आप लोगों ने शायद लैब में भी देखा होगा। एक रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्लास का बना हुआ एक स्लैब होता है, एक पीस होता है रेक्टेंगुलर। हालांकि वो ऊपर से देखें, अगर एक ही साइड से देखेंगे तो रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, बट अगर उसको पूरा ऊपर नीचे से देखेंगे तो एक क्या बोलना चाहिए, क्यूबॉइडल शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। बट अगर एक फेस देखेंगे उसका तो वो रेक्टेंगल ही दिखाई देगा ना, तो इसलिए उसको हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोलते हैं। तो उसका एक फेस हम बनाएंगे और उस एक फेस पर ऐसे इंसिडेंट रे फॉल होगी, ठीक है। और क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ है तो उस फेस से होते हुए वो लाइट रे अंदर जाएगी, अंदर जाकर वो बेंड हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है इसमें। ये हमने क्या बनाया, ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया ABCD। ये उस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, क्यूबॉइडल ग्लास स्लैब का एक फेस है। जानते हो ना कि क्यूबॉइड में फेसेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के तो होते हैं। तो हमने एक फेस बना दिया, तो उस फेस पर, उस सरफेस के ऊपर जब ऐसे लाइट रे फॉल करती है तो हम उसको दिखा देते हैं लाइक दिस, ऐसे। ये कोई इंसिडेंट रे है विच इज फॉलिंग ऑन इंटरफेस AB, ठीक है। ये जो है AB जो लाइन है, जो सरफेस है, इसके ऊपर ये लाइट रे फॉल कर रही है। आई बात समझ में। यहां पर हमने एक नॉर्मल बनाया, ऐसे पूरा आगे तक नॉर्मल बना देते हैं। अब बाहर एयर है, ये ग्लास है, दैट मींस कि रिफ्रैक्ट जो इंसिडेंट रे है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ऐसे जाएगी। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में। अब देखो ये सेकेंड इंटरफेस हुआ, यहां पर ये रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पर फॉल हो रही है, ये क्या है, सेकेंड इंटरफेस है। अब क्योंकि यहां से जब बाहर निकलेगी लाइट रे, बाहर निकल सकती है, बाहर क्या है, एयर है, बाहर एयर है, मतलब अगेन ये जो लाइट रे है इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। ये क्या है, एयर है, ये ग्लास है। अगेन यहां पर क्या है, ये एयर है। अब यहां पर हम फिर से नॉर्मल बनाएंगे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहां पर हमने नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बना दिया। अब यहां से ये रे जो है बाहर निकलेगी एंड इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो नॉर्मल से दूर जा रही है क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर हो रही है। सो दिस इज द पाथ विच इज फॉलोड बाय अ लाइट रे इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ऐसे आई, फिर टेढ़ी हो गई, फिर और टेढ़ी हो गई, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ऐसे जाती है। So this is the path of light ray। तो ये हमारा PQ इंसिडेंट रे हो गई, ओके। PQ इसे R मान लेते हैं और ये S मान लेते हैं। QR ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। एंड RS ये जो RS है, जो रे फाइनली बाहर निकल रही है, उसे हम बोलेंगे इमर्जेंट रे, क्योंकि इमर्ज आउट हो रही है। फाइनली जो इमर्ज आउट होकर जा रही है उसे हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। कौन सी रे है वो, RS, क्योंकि यही फाइनली बाहर वापस एयर में जा रही है, तो RS इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। तो RS जो है यहां पर, RS इज इमर्जेंट रे। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रे दैट फाइनली comes out of the glass slab, ग्लास स्लैब से फाइनली जो बाहर आ रही है, ठीक है, इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, राइट। नाउ सी, ये नॉर्मल है, ये इमर्जेंट रे है, तो ये इसके साथ कुछ एंगल बनाएगी। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक्चुअली ये क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही तो है। ध्यान से देखो,
इस इंटरफेस के लिए, CD के लिए, ये जो इंटरफेस है इसके लिए इंसिडेंट रे कौन सी है? कौन सी इंसिडेंट रे? QR, ये इंसिडेंट रे हुई। और इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? RS। तो इस इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? ये वाला, ध्यान से देखो, थोड़ा सा छोटा बन गया, ये वाला, दिस वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा? ये वाला। बट इसको हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल रहे हैं, क्योंकि इमर्जेंट रे एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, तो इसलिए इस एंगल का नाम हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। ओके, तो ये जो E है, ये जो E है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल E इज कॉल्ड एंगल ऑफ emergence. How can we define it? It is the angle made by emergent ray with the normal. सिंपल है, वो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस एंगल के साथ वो बाहर निकल रही है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर ये रेक्टेंगुलर स्लैब ना होता तो ये जो लाइट रे आ रही है ये बिल्कुल सीधी निकल जाती, क्योंकि तब सेम मीडियम में होती, एयर में ही होती। हमने क्या किया, उस लाइट रे के पाथ में बीच में हमने एक ग्लास रख दिया, रेक्टेंगुलर स्लैब रख दिया, ये रख दिया। तो अगर ये ना रखते तो क्या होता? ये जो इंसिडेंट रे है PQ, इट शुड गो स्ट्रेट लाइक दिस, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इमेजिन करके इसको स्ट्रेट बना लेते हैं। अगर ये रेक्टेंगुलर स्लैब ना होता तब, अगर ये ना होता तो ये रे कैसे जाती? थोड़ी डॉटेड से बनाएंगे, इस तरह से जाती, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, रुको, ठीक है, ऐसे जाती बिल्कुल सीधी। लेकिन ग्लास स्लैब रखने पर यही रे कैसे निकल रही है? कौन से पाथ से निकल रही है? RS से निकल रही है, मतलब इसका डाइवर्जन हो गया। सोचो, इमेजिन करो, अगर ये स्लैब ना होता तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाती, ऐसे निकल जाती। लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से, बीच में ग्लास स्लैब आ गया, उसकी वजह से ये रे कहां से निकल रही है? RS से निकल रही है ना, यहां से निकल रही है। ऐसे निकलती, लेकिन निकल कहां से रही है? यहां से निकल रही है, ये देखो, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ी सी डेविएट हो गई, अपने पाथ से डेविएट हो गई। अब ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे का पाथ है, ओरिजिनल पहले वाला, और ये जो इमर्जेंट रे है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस है RS और ये वाला जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका क्या नाम होगा? इसे देखो, हम या तो एक सिंबल होता है डेल्टा, उससे भी शो कर सकते हैं, या फिर सिंपली D लिख देते हैं, D लिख देते हैं, ओके, D। तो दिस डिस्टेंस इज D which is called lateral shift या फिर lateral displacement। मतलब ये जो ओरिजिनल लाइट रे ऐसे आ रही थी, ये थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई और ऐसे निकल रही है। ये थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, शिफ्ट हो गई, इसलिए लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ऐसे आ रही थी, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन इस स्लैब की वजह से ये थोड़ी सी शिफ्ट होकर अब ऐसे निकल रही है, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, ठीक है, यहां से निकलेगी। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया बच्चों? इसे हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा लिखना हो थ्योरी। डायग्राम तो इसका इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3 मार्क्स का ये एटलीस्ट आता है क्वेश्चन।
ठीक है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे और ऐसे ही लिखा है तो 3 में से मुश्किल से 1 मार्क मिलेगा, मुश्किल से, और टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कितने देगा, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर डायग्राम बना के आ गए तो 3 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेन करके आए हो तो 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेन में क्या करना है, वी टेक अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब A B C D, let PQ is the incident ray falling on interface AB, it gets refracted and goes through the path QR, मतलब जैसे 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 हो रहा है वैसे ही लिखना है QR। now it falls on the interface CD and this ray finally comes out of the glass slab along RS। RS is called the emergent ray, उसे ऐसे डिफाइन कर दो, what is emergent ray? This emergent ray is making angle E with the normal and this E angle is called angle of emergence। If we produce the incident ray forward, आगे incident ray को हमने produce किया, then we see that the incident ray produced and the emergent ray are parallel to each other, ये दोनों almost parallel है, ठीक है। incident ray produced and this emergent ray, they are parallel to each other and the perpendicular distance between them is called lateral shift। this is all about the refraction through a glass slab। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक हम आज खत्म करते हैं, ये वीडियो आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा लेंस के बारे में, थोड़ा सा नहीं बहुत डिटेल में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।